मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप भी कीजिएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, हम करने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर मैं पेपर में इसकी वेटेज की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि पेपर में इसकी वेटेज होगी मिनिमम 6 मार्क्स की एंड मैक्सिमम कैन गो अप टू 8 मार्क्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, उस पर सेकंड डाउट भी रेज नहीं किया जा सकता। चलिए जी, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, क्या कहता है जी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट? देखिएगा, देखो आज की डेट में तो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फेमा। जानते हो इससे पहले क्या हुआ करता था? फेरा। तो पहले फेरा होता था, अब बन गया है फेमा। अब फेरा और फेमा के बीच में फर्क क्या है? फर्क ये था कि फेरा ना बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था कि मतलब यहां ये काम ना करो, वो काम ना करो, मतलब सारा चीज किसको लेके आए? डॉलर्स, मतलब हमारे हाथ में जो फॉरेन एक्सचेंज है ना उसको लेकर गड़बड़ थी। तो फेरा कहता था भाई साहब डॉलर्स हमारे देश में है ही नहीं, हमारे देश में यूरो है ही नहीं, फॉरेक्स है ही नहीं, तो फिर आप उसको यूज क्यों कर रहे हो? तो इसलिए फेरा जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था, हर चीज पे रेस्ट्रिक्शन लगाता था। मतलब आपको अगर विदेश भी जाना है तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए होती थी। बट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने क्या किया? उसने कहा इतनी रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, हम बड़े आराम से फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर सकते हैं। मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने कहा कि हम जितनी भी फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन होती है, फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन होती है, उन सबको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और एक हो सकती है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर फेमा ने कहा कि देखो जी ऐसा है कि जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि फ्रीली अलाउड हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि फ्रीली अलाउड हैं। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि प्रोहिबिटेड होती हैं। फिर लॉ ने कहा देखो ऐसा है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है, मतलब बट स्टिल देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस जहां पर हम इसे अलाउ कर सकते हैं। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है, बट स्टिल ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहां हम इन्हें अलाउ कर सकते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस दोनों की है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि फ्रीली अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसे आज के बाद हम क्या कहेंगे? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को क्यूएट। ठीक है जी। फिर कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं? तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है? तो आप क्या कहेंगे? कैट। तो यानी कि कैट ऐसी ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है, क्यूएट ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि फ्रीली अलाउड है, बट इन दोनों की अपनी अपनी एक्सेप्शंस भी हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चलिए, तो ये दो तरीके की ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ने कहा। और फेरा जो कि बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव एक्ट था, उसकी तुलना में फेमा ज्यादा लिबरल एक्ट बनकर आया। ठीक है, इससे ज्यादा डिफरेंस करने की पेपर के मामले में जरूरत आपको नहीं है। बस दो ट्रांजैक्शन समझ ली, एक होती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, एक होती है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑथराइज पर्सन। अच्छा, सबसे पहले तो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन हम कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन कि भारत में ये कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करने की पावर केवल एक ही व्यक्ति के पास होती है, जिसको कहते हैं ऑथराइज पर्सन, यानी कि ही इज द ओनली पर्सन हु इज ऑथराइज टू डील इन द डॉलर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी क्लास की फीस मुझे पे करना चाहते हो और डॉलर्स में पे करना चाहते हो, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। परंतु अगर यही ट्रांजैक्शन आपने ऑथराइज पर्सन को दी और ऑथराइज पर्सन से मैंने ली, तो ये अलाउ है। यानी कि कोई भी दो लोग आपस में डील नहीं करेंगे जब तक बीच में ऑथराइज पर्सन इन्वॉल्व ना हो। दो लोग तब तक फॉरेक्स के अंदर डील नहीं करेंगे। क्लियर? तो ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसकी इन्वॉल्वमेंट के बाद फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग हो सकती है। इसके इन्वॉल्वमेंट के बिना फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग नहीं हो सकती। कौन कौन आता है इसमें? इसमें आते हैं ऑथराइज्ड डीलर। कौन आते हैं? ऑथराइज्ड डीलर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं बैंक्स। कौन होते हैं जी? बैंक्स। ठीक है, आगे फिर आते हैं मनी चेंजर। मनी चेंजर फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं देखो रेलवे स्टेशन के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, कई बार देखो एयरपोर्ट पे बोर्ड लगे होते हैं, कई बार 5 स्टार होटलों में गए तो वहां तो बोर्ड लगे ही होते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज यहां पर एक्सचेंज की जाती है। तो ये सब लाइसेंस लेके बैठे हैं आरबीआई से मनी चेंजर का। किसका? मनी चेंजर का। अब मनी चेंजर भी दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक मनी चेंजर होता है एफएफएमसी
और एक होता है आरएमसी। अब ये फालतू का ज्ञान है जो मैं आप दे रहा हूं, आरएमसी और एफएफएमसी आपको पेपर के लिए नहीं समझना, मगर वैसे आपके ज्ञान के लिए जरूरी है। एक होता है फुल फ्लेज मनी चेंजर, फुल फ्लेज मनी चेंजर, और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। अब दो तरीके के काम होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। एक होता है परचेज ऑफ फॉरेक्स, कि आपसे फॉरेक्स खरीदना, और एक होता है सेल ऑफ फॉरेक्स, आपको फॉरेक्स बेचना। एफएफएमसी ये दोनों काम कर सकता है और आरएमसी केवल ये वाला काम कर सकता है। ठीक हो गई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, चल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा जी पहला कौन है, ऑथराइज्ड डीलर, दूसरा कौन है, मनी चेंजर, तीसरा कौन है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र का कोई किनारा। समुद्र का कोई किनारा बोले तो मतलब फॉर एग्जांपल दूर SEZ में लोकेटेड कोई ब्रांच किसी बैंक की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड कोई ब्रांच किसी बैंक की कोई ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, यानी कि मैं कह सकता हूं SEZ ब्रांच ऑफ एनी बैंक। ठीक है, उसके अलावा कोई भी और व्यक्ति जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अलाउ किया गया हो कि बेटा तू भी फॉरेक्स के अंदर डील कर सकता है, वो भी यहां पर आ सकता है। एनी अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर रिजर्व बैंक की अप्रूवल आती है। अब केवल आप ऑथराइज तक लिख दोगे ना तब भी बात चल जाएगी। एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड, कोई भी और व्यक्ति जिसे ऑथराइज किया गया है, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, तो ये सब कौन कहलाते हैं, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, ये सब कौन कहलाते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन। एक बार रिकॉल कीजिएगा आंखें बंद करके कौन कौन आता है इसमें। पहला ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर बोले तो बैंक्स, फिर मनी चेंजर, आरएमसी, एफएफएमसी, बस मैंने बोल दिया मगर आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। कौन, मनी चेंजर। तीसरा बोलो जी कौन है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। बोलो मेरे साथ, ऐसे मन में मत रखो, बोलो मेरे साथ, ठीक है। और फोर्थ क्या है, एनी अदर पर्सन एज ऑथराइज्ड। ठीक है, अब जानते हो मैं थोड़ा नॉलेज और बढ़वा देता हूं। जैसे मैंने कहा एफएफएमसी और आरएमसी में मैंने एक गड़बड़ कर दिया। आरएमसी सेल ऑफ फॉरेक्स नहीं, परचेज ऑफ फॉरेक्स वाला काम करती है। परचेज केवल आपसे परचेज कर सकती है, अच्छा मैंने सेल लिखवा दिया। अब सुनना, ऐसे ही ऑथराइज्ड डीलर भी, अब अगेन केवल नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं, पेपर के लिए नहीं है। ऑथराइज्ड डीलर भी दो तरीके के हो सकते हैं। ऑथराइज्ड डीलर भी दो तरीके के हो सकते हैं। पहला, ऑथराइज्ड डीलर के पास काम क्या क्या होते हैं। ऑथराइज्ड डीलर बोले तो बैंक्स, एक तो होता है इनके पास ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही केवल मतलब मैं केवल ज्ञान दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं। दूसरा, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, वो ऑथराइज्ड डीलर जो कि दोनों काम कर सकते हैं, 1+2 दोनों कर सकते हैं, वो कहलाते हैं AD1 बैंक। AD1 मतलब AD कैटेगरी 1 बैंक, यानी कि ये वो बैंक्स हैं जो कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि आप इन बैंकों में जाके अपने फॉरेन करेंसी के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये ऐसे बैंक हैं। और दूसरा, ये वो बैंक्स हैं जो आपको परचेज ऑफ फॉरेक्स भी आपसे कर सकते हैं, मतलब आप विदेशों से होके आए तो आपसे परचेज ऑफ फॉरेक्स कर सकते हैं और आपको सेल ऑफ फॉरेक्स भी कर सकते हैं। ये वो बैंक्स हैं। तो वो बैंक्स जो ये दोनों फंक्शन कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड AD कैटेगरी 1 बैंक। फिर आते हैं AD कैटेगरी 2 बैंक। ये वो बैंक्स होते हैं जो केवल सेकंड फंक्शन ही कर सकते हैं, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स, जैसे कि एफएफएमसी कर सकता था। तो दो तरीके के बैंक्स होते हैं, बस आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जरूरी था। फाइनल में जाके इसे पढ़ोगे पूरा डिटेल में, ठीक है। डेफिनेशन कौन सी हमारी पूरी हुई, ऑथराइज्ड पर्सन। किस लिए जरूरी थी ऑथराइज्ड पर्सन, ताकि हम उस व्यक्ति को समझ सकें जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है भारत के अंदर। आइएगा अगली डेफिनेशन के अंदर आते हैं।
अगली डेफिनेशन मेरे लिए जो रेलेवेंट है उसका नाम है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब भारत में लाना या भारत से ले जाना। द आंसर इज भारत से ले जाना। अच्छा, एक्सपोर्ट मींस टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया एनी गुड्स। तो यानी कि कोई गुड्स भारत से बाहर ले जाना। सिमिलरली कोई सर्विसेज भारत से बाहर रेंडर करना। द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट की डेफिनेशन एमसीक्यू में आ सकती है, अदरवाइज इसके आने के चांसेस नहीं हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहले तो मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैंने कहा जी फेमा ने सारी ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और एक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। फटाफट दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि फ्रीली अलाउड हैं? कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि फ्रीली अलाउड है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि नॉर्मली प्रोहिबिटेड होती हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो इस वक्त जो आप समझ रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो कि नॉर्मली प्रोहिबिट होंगी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी? वो ट्रांजैक्शन जो कि ऑल्टर करेंगी आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, इंक्लूडिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, यानी कि मैं कह सकता हूं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की आउटसाइड इंडिया देखनी है। आउटसाइड इंडिया अगर कोई भी एसेट्स या फिर कोई भी लायबिलिटी के अंदर कोई भी अप या डाउन हुआ तो ये क्या कहलाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। बट यहां पर एक चीज और इंक्लूड होती है, वो क्या? प्लस लायबिलिटी के साथ कंटिंजेंट लायबिलिटी भी इंक्लूड होती है। क्या लायबिलिटी इंक्लूड होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फिर इस ट्रांजैक्शन को पलट दो, यानी कि PRI को बना दो PROI, आउटसाइड इंडिया को बना दो इन इंडिया, और बाकी सेम रखना। एसेट्स या फिर लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई, तो इसे क्या कहते हैं? ये भी क्या कहलाता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो अब एक बार दोबारा से बोलना शुरू करते हैं। कैट में क्या क्या आता है? कैट में दो चीजें आती हैं। पहला, अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कोई आउटसाइड इंडिया एसेट्स और लायबिलिटी में ऑल्ट्रेशन हो रहा है इंक्लूडिंग द कंटिंजेंट लायबिलिटी, देन दिस इज कैट। सेकंड, अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की इन इंडिया में किसी एसेट्स या लायबिलिटी में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, देन आल्सो दिस इज कॉल्ड एज कैट। अब फर्क क्या है? जब मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की बात कर रहा हूं तो वहां पर साथ में कंटिंजेंट लायबिलिटी भी है, परंतु जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा हूं तो वो वहां पर साथ में कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। तो अब सवाल उठा कि क्या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया है तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी? मेरा ये सवाल आपसे है, फटाफट बताइए। क्या वो सेक्शन 2 क्लॉज E, अच्छा मैं सेक्शन भी बोलता जाऊंगा, ये वाला सेक्शन जरूर याद करना। क्या, सवाल दोबारा सुन लीजिएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी इन इंडिया है तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी या नहीं होगी? अब मुझे ये लगता नहीं है कि कभी एग्जामिनर ये वाला तार छेड़ दे, मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगते कि वो कभी ये वाला सवाल पूछ ले। बट अगर हम तो एक्सट्रीम सोच के चल रहे हैं कि अगर उसने ये तार छेड़ दिया तो हमें क्या करना है? हमें यह लिखना है कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की अगर कोई लायबिलिटी, ये हो सके तो लिख लेना मेरे साथ, अगर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है इन इंडिया तो उसका क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि नॉट कवर्ड है इन सेक्शन 2E? सेक्शन 2E में तो कवर नहीं है, तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसका मतलब ये कैट नहीं है। बट हैंग ऑन, हाउएवर एक ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल 2 है कवर्ड, जो आपके सिलेबस में नहीं है। इन शेड्यूल 2 ऑफ
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, उस शेड्यूल 2 के अंदर ये कवर हो जाती है, तो इसका मतलब फिर ये वैसे ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ही कहलाती है। बट द थिंग इज कि सेक्शन 2 क्लॉज ई के कारण नहीं बन रही, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कारण बन रही है, जो कि कहां दी गई हैं, अपने रूल्स में दी गई हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि शेड्यूल 2 में दी गई हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर वैसे फेमा के अंदर है, वहां देखा जाए तो ये वहां कवर हो जाती हैं शेड्यूल 2 के अंदर। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर, तो नहीं है। बट क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? कैसे? शेड्यूल 2 के कारण। डन मिल जाएगा। तो ये लाइन लिख देना, अगर वो पूछे 2E के अनुसार नहीं, पूछे फेमा के अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर कमर्शियल टॉप 100 क्वेश्चन कब आएंगे? सब कुछ अभी देना है, नालायक धीरे धीरे चल, अभी रुक जा, अभी तो इंजन स्टार्ट हो रहा है, सब मिल जाएगा, चिंता मत कर, आज ही की क्लास के बाद मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन पर, अगली डेफिनेशन, लो जी। अगली डेफिनेशन करेंसी की डेफिनेशन पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, मगर फिर भी केवल एक बार पढ़ जाना, केवल MCQ पर्पस के लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। कहता है जी करेंसी में क्या आता है? करेंसी नोट्स आते हैं, जो आपके हाथों में रोकड़ा 500 और ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हैं, समझ गए। चलिए पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, याद है वो जो फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में देखते थे, अचानक डाकिया आता था और वो कहता था, अरे पुष्पा की मां, देख तेरे बेटे की चिट्ठी आई है। देख, पुष्पा की मां क्या कहती थी? अरे मतलब आजकल भी चलता है, गांव जिलों में कहीं ना कहीं चलता है ये आज भी। उसके बाद चेक्स, फिर ड्राफ्ट, फिर ट्रेवलर्स चेक, आजकल ये भी नहीं चलते ट्रेवलर्स चेक। ये क्या होते थे? ये एक जमाना था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यूएस में जा रहा हूं, अब मैं अगर यूएस में जा रहा हूं तो मैं $1,00,000 अपने साथ लेके जा रहा हूं, लैग हो रहा है, ओहो, अच्छा जी, चलो जी, मैं यूएसए में जा रहा हूं, मैं अपने साथ $1,00,000 लेके जा रहा हूं, बट मुझे काफी डर लग रहा है। वो क्या भाई, वहां पे ट्रंप पे गोली चल जाती है तो हम तो क्या हैं, हमें तो गोद में उठा के ले जाएंगे वो लोग। तो फिर अब हुआ क्या, मेरे को एक डर था कि मैं एक जेब में पैसे नहीं रख सकता भाई साहब, तो क्या किया, मैं गया एक सबसे बड़े ट्रेवलर्स चेक इशू करने वाली संस्था जिसका नाम है थॉमस कुक, उसके पास गया। मैंने कहा, हे थॉमस कुक, मुझे जरा $1,00,000 तो दे। तो उसने कहा, अच्छा, एक सर्टिफिकेट बना के दिया, अमित पोपली $1,00,000 इसके हुए, बस एक सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। मैंने कहा इसमें से 20,000 मुझे दे दे। उसने 20,000 दिए, वहां पे एंट्री कर दी, अब सर्टिफिकेट पे 80,000 रह गया है। मैं यूएसए में पहुंचा, यूएसए में पहुंचते ही मैंने अपने दोनों छोटे पोपलियों को लॉस वेगास दिखाया, लॉस एंजलिस दिखाया, इतने में मेरे $20,000 खर्च हो गए। मैं फिर थॉमस कुक पे गया, मैंने कहा, ये थॉमस कुक, मुझे $30,000 तो दे। तो उसने फिर 30,000 दिए, अब कितने बचे हैं? 50,000। ये सब उस सर्टिफिकेट पे आता जा रहा है कि अब 50,000 बचे हैं और मैं डॉलर्स उठाता जा रहा हूं। काफी सिक्योर्ड सिस्टम है, यस। तो इसे ट्रेवलर्स चेक कहते हैं, बट आजकल जरूरत नहीं है इसकी, क्यों? क्योंकि अब तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये विदेशों में माल बेचना चाहती है। यहां पर विदेशों में बैठा है कोई, क्या है? निकी जॉन्स लिमिटेड, ठीक है, ये विदेशों में है। अब यहां पर जब मुझे माल बेचना है निकी जॉन्स लिमिटेड को, तो भाई साहब मुझे निकी जॉनस के ऊपर विश्वास नहीं था। मैंने कहा ना, तुझसे अच्छा तो हमारी वो है आजकल चाहत फतेह अली खान, क्या गाने में दर्द है, बाओ बाओ बाओ, क्या गाने में दर्द है भाई साहब, चाहत फतेह। और मैं, मगर एक बात है, जब से मैंने चाहत फतेह अली खान को सुना है ना, तब से टोनी कक्कड़ की मतलब इज्जत जो है ना मेरी निगाहों में कई गुना बढ़ गई है कि भाई साहब कमाल हो गया, ये तो, ये सही में कमाल है बंदा।
मतलब हिम्मत चाहिए इस लेवल का गाने के लिए यार, उसने वो हिम्मत क्रिएट की अपने में। चले, तो पोपली इंडस्ट्री लिमिटेड निकी जोनस को माल सप्लाई कर रही है। मैंने कॉल किया निकी को, मैंने कहा निकी सुन मेरी बात, भाई तेरे ऊपर नहीं है मुझे विश्वास। उसने कहा कमाल कर दिया, मेरा तो पूरे इंडिया में नाम है। मैंने कहा ऐसी तैसी करा, मुझे नहीं है तेरे ऊपर विश्वास। एक काम कर, अपने बैंक के पास जा। वो गया मे बैंक के पास, लो जी अपने विदेशों में बैंक है मे बैंक, उसके पास गया तो कहने लगा पोपली भाई अब क्या करना है। मैंने कहा सुन, अपने बैंक को क्या है, मेरे बैंक को कहेगा एक गारंटी दे कि ये निकी जोनस पेमेंट करेगा, और अगर ना की तो फिर ये तेरा बैंक मेरे बैंक को पे करेगा। उसने कहा अपने बैंक से बात कराई, दोनों बैंकों ने आपस में बात की। मे बैंक ने कहा मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूं कि ये जो निकी जोनस है ना, ये माल रिसीव करने के बाद पेमेंट जरूर करेगा, अगर नहीं की तो मैं करूंगा। यानी कि मे बैंक ने निकी जोनस के बिहाफ पर मेरे एक्सपोर्टर के बैंक को गारंटी दी है, एक्सपोर्टर के बैंक को गारंटी दी है। तो जब बैंक टू बैंक गारंटी आती है ना, बैंक टू बैंक गारंटी, तो इसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी कहते हैं। ठीक हो गई इतनी बात, बोलो ना हाँ। चले, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये कहीं ना कहीं 12th की मैडम ने सिखाया होगा या फाउंडेशन के अकाउंट्स वाले सर ने सिखाया होगा। तो ये सब करेंसी की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। रेलेवेंट नहीं है ये सेक्शन, रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए इसका सेक्शन भी याद मत करना। फिर क्रेडिट कार्ड और सच अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं करेंसी नोट। करेंसी नोट में क्या क्या आता है, डेफिनेशन अगेन पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, इसलिए पढ़ के जानी है। करेंसी नोट मीन्स एंड इंक्लूड्स कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स भी करेंसी नोट्स में आएंगे, ध्यान रखना। एंड बैंक नोट, ओ माय गॉड, बैंक नोट भी इसके अंदर आएंगे, करेंसी नोट भी इसके अंदर आएंगे और कॉइन्स भी इसके अंदर आएंगे। ये सब के सब करेंसी नोट्स जब आप सुनोगे तो इसके अंदर ही आएंगे, एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है। अगली डेफिनेशन पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है, नाम है जिसका क्यूएट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या नाम है इसका? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ जी, तो लॉ कहता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, मींस अ ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यानी कि जो कैट नहीं है वो क्यूएट है, जो कैट नहीं है वो क्यूएट है। अच्छा, और इसमें इंक्लूड होती हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इंक्लूड होती है? पहला, द पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद द फॉरेन ट्रेड, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अदर करंट businesses, services and short term banking and credit facility। short term banking and credit facility का मतलब क्या है? credit facility मतलब CCOD, ये सब क्या है? कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, ये सब क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। शॉर्ट टर्म बैंकिंग, कब तक की बैंकिंग? अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक का लोन जो है वो क्या आएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आएगा। शॉर्ट टर्म बैंकिंग का मतलब अप टू 6 मंथ, ठीक है जी। उसके बाद द पेमेंट ड्यू। अच्छा, एक और बात बताइएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है या रेस्ट्रिक्शन है इन पर? फ्रीली अलाउड या प्रोहिबिटेड? आंसर इज फ्रीली अलाउड, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, अभी देखेंगे। फिलहाल पेमेंट ड्यू एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन, विदेशों से अगर आपने लोन रेज किया है, कौन सा लोन? विदेशों से अगर लोन रेज किया है, कौन सा लोन, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, किसी भी प्रकार का अगर आपने लोन रेज किया है उस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पेमेंट करो, वरना विदेशी लोग लोन देने से मना कर देंगे यार। फिर नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विदेशियों ने हमारे देश के शेयर्स में या फिर हमारे देश में डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, बदले में हम उन्हें डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेट इनकम का मतलब है टीडीएस काट के बाकी आप इनकम उन्हें ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर विदेशी लोग यहां पर काम करने के लिए आए हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉन, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप यहां पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनके जो लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ देयर पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन है वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, विदेशों में भेजो, अपने परिवार का खर्चा भेजो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आप फॉरेन ट्रेवल पे जाना चाहते हैं, आपका विवाह हुआ है, आप हनीमून मनाने के लिए जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल केयर करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स की, स्पाउस की, चिल्ड्रन की, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे एक्सपेंडिचर फ्रीली अलाउड हैं, दे आर पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जी,
फिर उसके बाद, हाँ जी, ये 3 एग्जांपल्स हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के जो कि आईसीआई ने दिए हैं, और वेरी मच पॉसिबल कि इनमें से ही कोई ना कोई एग्जांपल एज इट इज उठ के आपके पेपर में आएगा। ये भी हो सकता है कि तीनों के तीनों आ जाएं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये करेगा, पक्की बात है, मैं बता रहा हूं। उन्होंने इतने बेहतरीन अगर एग्जाम्पल बनाए कभी, तो फिर वो करते ऐसे ही हैं कि 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे एग्जाम्पल बनाए इंस्टीट्यूट ने, तो 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर एज इट इज ही एग्जाम्पल देने वाले हैं, वो एज इट इज, बिना किसी लाल लपेट के। चलिए पढ़िएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? कहता है कि इंडियन रेजिडेंट है, उसने इंपोर्ट की है मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन अ यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। ठीक है, मशीनरी इंपोर्ट हो गई, कहां से आई? विदेशों से। अच्छा, लिखा तो है नहीं क्रेडिट पे आई है, तो यानी कि पेमेंट हो गई। तो अब ये जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, इसकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया बढ़ी? नहीं, ये तो मशीनरी इंडिया में हुई है, इंडिया में इंस्टॉल होने के लिए आई है। अच्छा, इसकी कोई लेबिलिटी आउटसाइड इंडिया बढ़ी? नहीं, पेमेंट हो गई। तो क्या लेबिलिटी, क्या मतलब क्या कहते हैं वो, हजम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कोई एसेट और लेबिलिटी आउटसाइड इंडिया तो हुई नहीं कोई। तो फिर तो क्या ये किसी भी तरीके से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुई? क्या ये किसी भी तरीके से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुई? नहीं, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब अगर कैट नहीं है तो फिर ये क्या है? हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में क्यूएट में अभी क्या पढ़ा कि जो कैट नहीं है वो क्या होगा? क्यूएट होगा। ठीक है, इन फेमा कोई भी एसेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑल्टर नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। विदेशों से पेमेंट, विदेशों से मशीन मंगाई और उसकी पेमेंट कर दी, खत्म। कोई लायबिलिटी या एसेट्स आउटसाइड इंडिया जनरेट ही नहीं हुई। पर इसी केस में अगर मान लीजिए इंडियन रेजिडेंट इंपोर्ट करता है मशीनरी, कहां से? यूके से, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए ऑन अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 महीने का क्रेडिट पीरियड लेता है, 3 महीने का क्रेडिट पीरियड। अब बताओ, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर क्या शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी भी आती है? यस। क्रेडिट फैसिलिटी, कितने महीने का क्रेडिट लिया आपने? 3 महीने का। तो अगेन क्या हो गया ये? तो मैं कह सकता हूं अगेन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ऑन द क्रेडिट टर्म इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुकना जी। तो इसका मतलब क्रेडिट पीरियड ऑफ 3 मंथ पे भी मंगवाई तो भी क्या मैं कह सकता हूं शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का पार्ट है, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। यस। फिर कहता है व्हाट इफ द क्रेडिट पीरियड इज 12 मंथ? ओ 12 मंथ, माय गॉड, यहां पे गड़बड़ हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहता है जी 12 मंथ, 6 महीने से ऊपर तो शॉर्ट टर्म लोन भी 6 महीने तक का होता है, उससे ऊपर तो फिर लॉन्ग टर्म लोन माना जाएगा। तो फिर क्या मैं कह सकता हूं ये लॉन्ग टर्म लोन में आ गया? यस। व्हाट इफ द क्रेडिट पीरियड इज 12 मंथ? अगर मैं कहूं कि क्रेडिट पीरियड 12 मंथ का है, तो फिर अंडर द मास्टर डायरेक्शन फॉर इंपोर्ट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, द पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 6 मंथ। तो लॉ कहता है कि कोई भी पेमेंट जो इंपोर्ट की होगी वो 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए हर हालत में। इफ द क्रेडिट पीरियड इज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, अगर कोई भी क्रेडिट पीरियड फेमा के अंदर
6 महीने से ऊपर का होता है तो फिर वो क्रेडिट पीरियड क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोन। और लोन से रिलेटेड हमारे कानून के अंदर सेपरेट रूल्स हैं, ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शंस जो है वो लोन के अंदर फॉल करती है तो क्या ये देन इट इज परमिटेड? परमिटेड तो है। तो शॉर्ट टर्म लोन कितने टाइम का होता है? मैंने अभी बताया, शॉर्ट टर्म लोन कितने टाइम का होता है? 6 मंथ्स का। शॉर्ट टर्म लोन कितने टाइम का होता है? 6 मंथ्स का। तो मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए क्रेडिट पीरियड आपका 12 मंथ का है तो अब आप क्या करेंगे? बताइए फटाफट। अगर क्रेडिट पीरियड 12 मंथ का है, 12 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो अब क्या करेंगे? क्या मैं कह सकता हूं कि ये आपकी कैट बन गई? यस। फिर इस केस में वो कैट बन जाएगी। अब लोन लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा, वो लॉन्ग टर्म लोन है तो कैट है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, 3 महीने तक या 6 महीने तक क्या रहेगा? क्यू एट। 6 महीने से एक्सीड करते ही लॉन्ग टर्म लोन है और क्या कहलाएगा? कैट कहलाएगा। और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है एग्जाम्पल नंबर 3, कहता है इंडियन रेजिडेंट ने ट्रांसफर किए $1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। लो जी, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया था कोई, उसने अपने एनआरआई ब्रदर्स को, जिसे हम कह सकते हैं, लो जी अभी मैं कह रहा हूं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दोनों में फर्क होता है, हालांकि अभी मैं बताऊंगा, उसको ट्रांसफर किया है। क्या ट्रांसफर किया है? $1000। तो बताइए अब क्या पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कोई एसेट या लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया इंक्रीज या डिक्रीज हुई है? सोचो जी फटाफट। गिफ्ट तो दे दिया, गिफ्ट तो दे दिया। अब क्या आपकी एसेट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की कोई एसेट या लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया कोई भी चेंज हुई है? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर ये क्या है? ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हुई। इंडियन रेजिडेंट ने $1000 उठा के अपने भाई को भेज दिए, तो ना तेरी एसेट बढ़ी ना तेरी लायबिलिटी बढ़ी, और वो विदेशी वाले भाई की भी ना तो उसकी इन इंडिया के अंदर कोई एसेट बढ़ी ना कोई लायबिलिटी बढ़ी। ये तो गिफ्ट आया है उसे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, बस हो गया, खत्म हो गया, बस इतना ही था। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 एक और था ICI के सिलेबस में, बट वो उन्होंने आपके लिए दिया नहीं है इंटर के लिए, बस इतना ही रखा उन्होंने। 3 एग्जाम्पल रखे थे। आगे बढ़े। फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मींस एनी करेंसी अदर देन द इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी को छोड़ दो, बाकी सब करेंसियां क्या हैं? फॉरेन करेंसियां हैं। चलिए, कैश एंड बैंक इज एसेट, बिल्कुल है। फिर क्या कहना चाहते हो हरीश? बताओ बताओ बताओ। इंडिया वाले की जब आपने गिफ्ट कर दिया विदेशों में तो आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया तो नहीं बढ़ी ना, आपने तो गिफ्ट कर दिया तो गया ना, आपके अकाउंट से पैसा गया, खत्म हो गया। फिर सिमिलरली जो विदेशों में बैठा है उसके अकाउंट में पैसा आ गया, उसके इन इंडिया तो कोई एसेट लायबिलिटी नहीं बढ़ी ना, ठीक है। हां, अगर आपने विदेशी को इंडिया में उसके अकाउंट में पैसा डाला होता तो कैट हो सकता था। चलिए आगे। फिर कहता है जी फॉरेन एक्सचेंज। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, पढ़ना शुरू करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मींस द फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी भी आती है, मतलब अदर देन इंडियन करेंसी, और इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, ध्यान रखना, पेपर के लिए रेलेवेंट तो नहीं है, मगर फिर भी मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि एक बार इसे पढ़ जाना, एक बार इसे पढ़ जाना, ठीक है। ये डेफिनेशन ऐसी है, थोड़ा सा मैं भी डाइसी फील कर रहा हूं इसमें कि आ सकती है नहीं आ सकती, कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 10 साल तक लगभग टॉपिक ये फेमा का CA फाइनल के सिलेबस में था, बट कभी ये डेफिनेशन पूछी नहीं गई थी, तो इसलिए टेन टेन टेन, समझ गए ना? हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज मींस द फॉरेन करेंसी, एंड इसमें इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा? डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी। यानी कि अगर आपने कोई भी अमाउंट रेज किया है जो कि पेमेंट जिसकी करनी है फॉरेन करेंसी के अंदर, कोई भी अमाउंट जो आपने रेज किया है विदेशों से और जिसकी पेमेंट आपको फॉरेन करेंसी में पे करनी है, वो क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। उसके बाद कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी ट्रेवलर्स चेक अभी बताया, कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे एक्सप्रेस किया गया है या लिखा गया है इंडियन करेंसी में, लिखा गया है इंडियन करेंसी में,
बट जिसकी पेमेंट किस में हो रही है, फॉरेन करेंसी में, वो भी क्या कहलाएगा, फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, वो भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। इतनी बात क्लियर, और आगे बढ़िएगा। फिर कहता है कोई भी ड्राफ्ट, बिल्कुल सेम लैंग्वेज सेकंड वाली, कोई भी ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे ड्रॉन किया गया है कहां पर, बाय द इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। ड्रॉन किसके द्वारा किया गया है, बाय अ बैंक और अ पर्सन आउटसाइड इंडिया, बट पेबल इन इंडियन करेंसी है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। एक बार फॉरेन एक्सचेंज को दोबारा से रिकॉल करते हैं। चलिए क्या क्या आएगा इसमें, कोई भी अमाउंट, चाहे वो डिपॉजिट्स का हो, चाहे वो क्रेडिट का हो, चाहे वो कोई भी लोन वगैरह का हो, यानी कि बैलेंसेस हो, जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल है, जिसे आपने विदेशी करेंसी में पे करना है, डॉलर्स में पे करना है, पाउंड्स में पे करना है, यूरो में पे करना है, कोई भी अमाउंट, वो क्या है, वो सब फॉरेन एक्सचेंज है। सेकंड, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे ड्रॉन किया गया हो कहां पर, इंडियन करेंसी में, लिखा गया हो इंडियन करेंसी में, बट जिसकी पेमेंट किस में होनी है, फॉरेन करेंसी में, वो भी फॉरेन एक्सचेंज है। उल्टा कर दो, ड्राफ्ट, ट्रेवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसे ड्रॉन किया गया हो इंडियन करेंसी में, बट पेबल किसको हो, किसी बैंक को, किसी ड्रॉन किसके द्वारा हो, किसी बैंक के द्वारा या पर्सन आउटसाइड इंडिया के द्वारा, बट पेबल किस में हो, इंडियन करेंसी में, तो उसे भी क्या कहूंगा, फॉरेन एक्सचेंज कहूंगा। ठीक है जी। तो दो चीजें समझ लेना, मैंने कहा जी ड्रॉन इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, सॉरी यहां पे लिख रहा हूं, इन इंडिया प्लस पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, ये भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। उल्टा कर दो, ड्रॉन आउटसाइड इंडिया प्लस पेमेंट इन INR इंडियन करेंसी, ये भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ के चले जाना चाहिए। हटा दूं, ये हमने सेकंड और थर्ड की बात की है। चलिए लिखो जी, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन अगेन पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, केवल मैं कह सकता हूं एमसीक्यू पर्पज से देखी जा सकती है। हाँ जी, फॉरेन सिक्योरिटी मींस एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, चाहे शेयर्स हो, सिक्योरिटी में क्या आता है, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉरेन करेंसी में, फॉरेन करेंसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी कहलाते हैं। ठीक है जी। कोई भी शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दे आर फॉरेन सिक्योरिटी। नेक्स्ट, और इसके अंदर इंक्लूड होगी कोई भी सिक्योरिटी जो कि एक्सप्रेस्ड है इन द फॉरेन करेंसी, बट जिसकी रिडम्पशन, बट वेयर द रिडम्पशन और एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न सच एज, जिस पे डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम जो होगी वो इंडियन करेंसी में पेबल होगी। मतलब फॉरेन करेंसी, इसमें वो सिक्योरिटी भी आएगी जो कि एक्सप्रेस्ड किस में है, डॉलर्स में,
बट डॉलर्स में एक्सप्रेस होने के बावजूद भी जिस पे जो डिविडेंड इनकम है या फिर जो इंटरेस्ट इनकम है वो इंडियन करेंसी पे आएगी, यानी कि उस पे जो ब्याज वगैरह है वो इंडियन करेंसी में मिल रहा है। इवन दो दे आर, कागज पत्र पे क्या लिखा हुआ है कि $1000 का लोन रेज किया है, 1 लाख पाउंड का लोन रेज किया है, बट इंटरेस्ट जो है वो इंडियन करेंसी में पे हो रहा है, वो भी फॉरेन सिक्योरिटी का पार्ट होता है। पेपर के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, एमसीक्यू पर्पस से एक बार दोबारा देखा जा सकता है कि फॉरेन सिक्योरिटी कहीं वो पूछ ना ले, बट एज सच डेफिनेशन पूछने की कोई संभावना नहीं है। जब मैं किसी चीज पे लिख रहा हूं ना एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको एक बार पढ़ना है, उसको घोटना नहीं है, उसको पढ़ना है 2 या 3 बार, ठीक है, ताकि ध्यान रहे पेपर में अगर आ जाए तो एक बार दोबारा बोलो, कोई भी सिक्योरिटी चाहे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हो, स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की और फॉर्म में हो जो कि एक्सप्रेस्ड किस में है, सबसे कीवर्ड ध्यान रखना क्या है, एक्सप्रेस्ड या फिर डिनोमिनेटेड किस में है, मतलब किस में लिखी गई है, फॉरेन करेंसी में लिखी गई है। फिर इसमें इंक्लूड होता है वो सिक्योरिटी भी जिन्हें एक्सप्रेस्ड फॉरेन करेंसी में किया गया है, बट जिनके ऊपर डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट की जब पेमेंट होती है तो वो इंडियन करेंसी में पेमेंट होती है, तो इसे भी फॉरेन करेंसी ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैंने विदेशों में गूगल के शेयर खरीद लिए, अगर मैंने गूगल के शेयर खरीदे हैं गूगल के, तो ये क्या कहूंगा कि मैंने क्या लिया है, फॉरेन सिक्योरिटी लिया है। क्या लिया है? फॉरेन सिक्योरिटी ली है। सिमिलरली अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक डिबेंचर्स इशू किए हैं, एचडीएफसी बैंक ने, रियल घटनाएं बता रहा हूं, एचडीएफसी बैंक ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिबेंचर्स इशू किए हैं, मैंने इंडिया में बैठे बैठे उन डिबेंचर्स में एप्लीकेशन लगा के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई भी कर लिया है। अब एचडीएफसी बैंक मुझे कहता है क्योंकि तूने विदेशों में डॉलर्स में मेरे डिबेंचर्स खरीदे हैं, बट तू है तो इंडिया में ही, तो आरबीआई कहता है भाई इंडिया में इंडियन रुपीस में इंटरेस्ट पे कर देना एचडीएफसी से, तो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है इंडियन करेंसी में। एचडीएफसी के डिबेंचर्स मैंने विदेशों में लिए, बट इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है इंडियन करेंसी में, क्योंकि एचडीएफसी भी इंडियन, मैं भी इंडियन, तो फिर मगर वो क्या है, फिर भी जो मैंने अप्लाई किया है वो क्या है, वो फॉरेन सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने डॉलर्स में पेमेंट ली है, मेरी सिक्योरिटी तो डॉलर्स में है ना, चाहे इंटरेस्ट बेशक मुझे इंडियन करेंसी में मिले। ठीक हो गई इतनी बात भी। चलिए, एचडीएफसी बैंक का रियल एग्जाम्पल है, मतलब दोनों ही रियल एग्जाम्पल है। गूगल के शेयर मेरे पास हैं और एचडीएफसी ने रिसेंटली ये इशू किया है। चलिए आगे करते हैं। फिर आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? विदेशों से गुड्स या सर्विसेज इंडिया में लेकर आना। केवल एमसीक्यू पर्पस के लिए 3-4 बार पढ़ना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी का मतलब है करेंसी विच इज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन रुपीस। इंडियन करेंसी अगेन एमसीक्यू पर्पस से रेलेवेंट है, बस ध्यान रखना है, एमसीक्यू पर्पस से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे। हाँ जी, विच इज एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन रुपीस बट डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक नोट एंड स्पेशल 1 रुपी नोट इशूड अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। ये जो 1 रुपी का नोट होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 1 रुपी का नोट कहलाता है बैंक नोट, तो इसलिए इसे करेंसी में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो इंडियन करेंसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? स्पेशल बैंक नोट एंड 1 रुपीज नोट, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत इशू किया जाएगा, तो वो इंडियन करेंसी का पार्ट नहीं होता। दे आर कॉल्ड एज बैंक नोट। एक होता है करेंसी, एक होता है बैंक नोट, तो वो बैंक नोट कहलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है जी हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन की डेफिनेशन भी पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं होगी, केवल एमसीक्यू पर्पस से ही रेलेवेंट होगी, ध्यान रखना। पर्सन में कौन कौन आता है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, ठीक है, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो। अच्छा, कोई भी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब चाहे वो रजिस्टर इनकॉर्पोरेशन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि ऊपर के किसी भी क्लॉज में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रस्ट,
दे आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब एक सेपरेट पर्सन होते हैं इन द आइज ऑफ लॉ, बट ऊपर के किसी भी क्लॉज में फॉल नहीं हो रहे हैं। तो फिर ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन। अब यहां पे देखने वाली बात है, मैंने अगर आपको कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका ऑफिस कहां है? मुंबई में। ओके, मुंबई में ऑफिस है, प्लस इसकी ब्रांचेस कहां हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ब्रांचेस दिल्ली के अंदर भी हैं, फिर इसके बाद यूपी के अंदर भी हैं, फिर इसके बाद पंजाब के अंदर भी हैं, फिर इसके बाद एमपी के अंदर भी है, लो जी, और महाराष्ट्र, मुंबई तो हो ही गया, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर भी है। ठीक है जी, टोटल बता के इस टाइम बताइए आपके सामने कितने पर्सन खड़े हैं? कितने पर्सन खड़े हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप एक कंपनी है तो आप एक पर्सन हो गए। फिर अगर आपकी कोई ऑफिस, ब्रांच वगैरह है तो वो भी पर्सन कहलाएगी। तो 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए? 6 पर्सन हो गए। ठीक है, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे। अब आती है सुपर डुपर पुपर चुपर, जो कहना है वो कह दो, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके बिना पेपर बन जाए ये मुझे लगता नहीं। ये उस कैटेगरी की डेफिनेशन है जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सबसे पहली बात, सेक्शन 2 क्लॉज वी, ध्यान रखना, ये मैं कह रहा हूं भाई साहब, खून में समा लेना इसे, इस सेक्शन को। सेक्शन 2 क्लॉज वी, ध्यान रखना। आगे फिर आता है सेक्शन 2 क्लॉज डब्ल्यू। पहले छोटी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये क्या होता है? मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। जो PRII नहीं है, वो PROI है। अब सवाल उठा, 2 लोग हैं, एक है PROI, एक है NRI, दोनों में फर्क होता है? जी हां। क्या फर्क होता है? NRI वो है जो कि विदेशों में रहता है बट आज भी इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन, उसे कहते हैं NRI, मतलब विदेशों से जुड़े हुए भारतीय, जो कि दुबई गए हुए हैं, घरों में अपने केरला में, पंजाब में कनाडा गए हुए हैं, वो विदेशों से घरों में पैसे भेजते हैं, कनेक्शन है, इंडियन सिटीजन हैं, दे आर NRI। फिर PROI, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है प्लस नॉट एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन भी नहीं है। अपना ट्रंपू, बाइडेन, ट्रंप, ये कौन है? ये कौन है? ये सब PROI हैं, दे आर नॉट NRI। NRI मतलब भारत से कनेक्शन है, PROI मतलब कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मेलोनी, हाँ मेलोनी, इवांका, आगे बढ़े, पूरा खानदान ले आए ट्रंप का यहां। चलिए, अब हम आते हैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन पर। इस डेफिनेशन के साथ लेटेस्ट में ICI ने बहुत बड़े बड़े लेवल की सर्जरीज की, और सर्जरीज करने के बाद अब जो डेफिनेशन है वो कैसी है, ध्यान से समझना। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, लॉ कहता है, मींस वो व्यक्ति जो कि रिजाइड करता है इंडिया में फॉर मोर देन 182 डेज। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जो इंडिया में रह रहा है मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, वो कौन है? वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। अच्छा, बट कहता है हैंग ऑन, इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। कौन? ये 2 कैटेगरी, पैरा नंबर A, पैरा नंबर B, ये इंक्लूड नहीं होंगी। पैरा नंबर A कहता है अ पर्सन जो कि इंडिया के बाहर जा रहा है, हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस से।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर कोई बिजनेस या वोकेशन, वोकेशन मतलब कोई प्रोफेशन के लिए जा रहा है, किसी बिजनेस के लिए जा रहा है या किसी प्रोफेशन के लिए जा रहा है, या फिर एनी अदर पर्पस as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, या फिर कोई भी पर्पस से जा रहा है जो दिखा रहा है कि भाई वो इंडिया के बाहर एक अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेन पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी क्लास में अनुराग बैठा है। अब अनुराग को किसी रशिया की किसी कन्या से प्यार हो गया और अब अनुराग उस रशिया के प्यार में हमेशा हमेशा के लिए रशिया जा रहा है। तो मुझे बताइए, क्या अनुराग अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है? हाँ भाई, जीवन साथी बना के जा रहा है, मतलब जन्मों जन्मों का नाता निभाने के लिए जा रहा है। अब थोड़े ना चांस है कि अनुराग वापस आएगा। तो इसका मतलब मैरिज वगैरह पर्पस से जा रहे हो। वो जो फिल्म नहीं थी अक्षय कुमार की, मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है, याद है ना? चलिए, तो अब दोबारा बोलो। मैंने कहा जी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में कौन आता है? जो पिछले साल मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा है, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे वो लोग जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं इन पर्पसेस से। किन पर्पसेस से? एम्प्लॉयमेंट, फिर बिजनेस, वोकेशन, या फिर एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ठीक है, एक तो तुम हां नहीं बोलते ना। फिर उसके बाद अब बी पैरा, उसका ऑपोजिट कर दो। अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया, जो इंडिया में आ रहा है। आइए आपका इंतजार था, इन आइदर केस, अदरवाइज देन। हां जी, इंडिया में आ रहे हो इन पर्पसेस के अलावा, इन पर्पसेस के अलावा, अदरवाइज देन, एम्प्लॉयमेंट के अलावा, बिजनेस और वोकेशन के अलावा, और एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहां की प्रियंका चोपड़ा का विवाह हो रहा है निकी जोनस के साथ। प्रियंका चोपड़ा की शर्त थी कि निकी जोनस तुझे इंडिया में ही आके बसना पड़ेगा। निकी जोनस इंडिया में आके बस गया। तो बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सी में फॉल कर गया? यस। तो क्या अब मैंने कहा जी पर्सन रेजिडेंट इंडिया में इंक्लूड क्या कहता है? नहीं होंगे वो लोग जो कि इंडिया में आ रहे हैं इन पर्पसेस के अलावा, वो इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर इन पर्पसेस के साथ आ रहे हो तो आप इंक्लूड हो जाओगे। यस, ठीक हो गई इतनी बात। एक बार इसे एक चार्ट के थ्रू भी समझते हैं, आइएगा ये चार्ट पे आते हैं। ये लो जी, हाँ जी। पहले अगर मैंने कहा जी कोई विदेशों से इंडिया में आ रहा है, विदेशों से कोई इंडिया में आ रहा है, किस लिए? स्पेशल पर्पस के लिए। अच्छा, स्पेशल पर्पस में क्या क्या आएगा? एम्प्लॉयमेंट, और क्या क्या आएगा? बिजनेस, फिर वोकेशन, फिर अनसर्टेन पीरियड वाला। अच्छा, कोई विदेशों से इंडिया आ रहा है इन पर्पसेस से। भाई साहब, तुमने कदम रखा नहीं कि तुम पीआरआई बने नहीं, कदम रखते ही पीआरआई हो। एज एंड व्हेन ही एंटर्स इंडिया, इन पर्पसेस से ध्यान रखना। तो आप कौन बन गए? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। भाड़ में गया 182 डेज की कंडीशन। समझ आ रही है बात? भाड़ में गई 182 डेज की कंडीशन। इन पर्पसेस के लिए इंडिया में आए, कदम रखते ही पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बन जाओगे। इनके अलावा
मेडिकल, एजुकेशन, इन पर्पस से आए तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप इनके अलावा आ रहे हो। टूरिस्ट, टूरिज्म, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाओगे, नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात भाई? डन का मैसेज मिल जाएगा। चलो जी, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया में जॉब ले ली तो बस जिस दिन से तुमने अपना वीजा चेंज कराना पड़ता है ना आपको, जिस दिन से तुम्हारा वो वीजा चेंज हुआ उस दिन से तुम पीआर आई हो। फिर आगे हनीमून के लिए, बस ये बेचारा हनीमून पे ही अटका हुआ है तब से। सक्षम गुप्ता, ये इतना भरा पड़ा है अंदर से, बार बार एक बार लिख दे, बार बार लिखी जा रहा है हनीमून पे, हनीमून पे क्या होगा, हनीमून पे क्या होगा। अबे हनीमून पे बाहर जाएगा, वापस आएगा कि नहीं, वहीं खो जाएगा। ये अजीब आदमी, बताओ यार, नालायक अटक ही गया है हनीमून पे ही। बाहर निकल, अब दुनिया आगे भी देख, दुनिया और भी है। ये कमाल हो गई यार। चलिए, अबे हनीमून पे गया, वापस भी तो आएगा, और कितना टाइम हनीमून बनाएगा बे? ये कमाल कर दी इसने। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा कजन ब्रदर जिस कंपनी में, वो जापानीज कंपनी है। देखो कितने प्रोफेशनल लोग हैं वहां पे, वो जापानीज कंपनी है। तो हुआ क्या कि उसका बॉस छुट्टी लेके गया, सुबह अपनी टीम को बोल के गया, गाइस मैं अभी आता हूं। 6 घंटे बाद आया मिठाई का डब्बा लेके, वो जापानी आदमी मिठाई खिला रहा है सबको, सबने मिठाई खा ली। फिर पूछा कि बॉस किस बात की मिठाई? उसने कहा मेरी मैरिज हुई है। ओ भाई, वो 6 घंटे के अंदर मैरिज करके वापस आ गया। और यहां ये नालायक बार बार पूछ रहे हैं हनीमून पे। अबे क्या हनीमून पे ही जा रहा है ना, वापस तो आएगा, क्या बसने जा रहा है वहां? ये कमाल हो गई भाई। चलिए, हे भगवान, शिव 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 शिव, सुबह सुबह गंगा जल से स्नान करवाएगा ये। आगे 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 बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, पैरा नंबर ए क्या कहता है? कहता है मान लीजिए आप इंडिया में हैं, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, अब आप विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा, किस लिए जा रहे हैं? स्पेशल पर्पस से। स्पेशल पर्पस से आप विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा, स्पेशल पर्पस, चाहे बिजनेस, चाहे प्रोफेशन, मैरिज या एम्प्लॉयमेंट। कदम रखते ही बाहर, ये बाहर कदम रखा ट्यों, और आप बन गए पीआरओआई। लो जी, इमीडिएटली कदम रखते ही पीआरओआई बन जाओगे आप। ठीक है, बट अगर इनके अलावा किसी पर्पस से जा रहे हो तो आप पीआरओआई नहीं हो, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ला रहा हूं, देखिएगा जरा। लो जी, ये पहला एग्जांपल है, दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैं 1 मिनट दरवाजा बंद कर रहा हूं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपकी फटाफट सोच के दिमाग लगाइए। हाँ जी, शुरू करते हैं। कहता मिस्टर ए हैड रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 99-2000 फॉर लेस देन 183 डेज। मतलब इंडिया में 183 दिन से कम इंडिया में रहा है। ही हैड कम टू इंडिया ऑन 1 April 2000 फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट पर्पज से आए हो, ओ वट वुड बी इज रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2000-2001? भाई साहब 1 अप्रैल 2000 से, क्योंकि तू आया किस लिए, विदेशों से इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट पर्पज से। जैसे ही तूने इंडिया की धरती पे एम्प्लॉयमेंट पर्पस मतलब स्पेशल पर्पस से कदम रखा, तू क्या कहलाएगा, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो भाई साहब 2000-2001 में इसका स्टेटस क्या है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि तू इन पर्पस से आया है ना, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन। मैंने कहा ना, इन पर्पसेस से गए तो बाहर कदम रखते ही पीआरओ आई, इन पर्पसेस से आए तो फिर कदम रखते ही पीआरआई, भाड़ में गई 182 डेज की कंडीशन। ये लेटेस्ट सर्जरी है आईसीआई की। हालांकि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं आईसीआई की इंटरप्रिटेशन की, क्यों, क्योंकि अभी 1 साल पहले इन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन 2 साल पहले चेंज की है। मुझे अभी भी लगता है कि उससे पहले की इंटरप्रिटेशन ही अच्छी थी, बट आईसीआई मानने को तैयार नहीं है। मैंने तो ये यहां तक भी कहा है कि भैया जो भी तुम्हारे एक्सपर्ट हैं उनकी एक बार मेरे से मीटिंग करवा दो, बहस करवा दो, वो भी बोले मैं भी बोलूं, देख लेंगे कौन जीतता है। उन्होंने ये भी कहा था कि सर हम ट्राई करेंगे, बट अभी तक कुछ मुझे उन एक्सपर्ट से मिलवाया नहीं है जिन्होंने डेफिनेशन चेंज करवाई है। बट फिलहाल पहले क्या थी डेफिनेशन, मैं उस बात पे नहीं लाना चाहता, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो इसलिए केवल इतना कंसंट्रेट करो कि इन पर्पसेस से इंडिया के बाहर कदम रखते ही पीआरओआई, इन पर्पसेस से इंडिया में कदम रखते ही पीआरआई, सिंपल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, मिस्टर एक्स हैड रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 99-2000 फॉर लेस देन 183 डेज। ठीक है, ही हैड कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ओ, कहानी खत्म, कहानी खत्म। 1 अप्रैल 2000 इंडिया बिजनेस से आया है तो बन गया PRII। अच्छा, अब फिर कहता है ही इंटेंड टू लीव द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2001 एंड लीव इंडिया ऑन 30 जून 2001 को। अब मुझे बताओ इंडिया छोड़ कब रहा है, 30 जून 2001 को। अच्छा, तो मैं कहूंगा आफ्टर लीविंग इंडिया ऑन 30 जून 2001। अब जब ये आया था विदेशों से था, विदेशों से आया था, इंडिया में बिजनेस के लिए आया, फिर विदेशों में वापस जा रहा है, तो परमानेंट जा रहा है, वापस परमानेंट ही जा रहा है। जैसे ही बाहर गया पीआरओआई, जैसे ही आया पीआरआई। अब उसका स्टेटस पूछा है 2000-2001 का, तो 2000-2001 में मैं कह सकता हूं ही इज PRII। फिर आपसे पूछा है 2001-2002 का, तो मैं कह सकता हूं कि अप टू 30 जून तक ही इज PRII एंड देयर आफ्टर, उसके बाद वो क्या हुआ, जाने के बाद PROI। कोई दिक्कत तो नहीं? संभाल लोगे? आज मैं आपको फेमा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दूंगा। फेमा के ऊपर मेरी जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। आज मैं आपको फेमा के ऊपर क्वेश्चन दूंगा, आपको अटेम्प्ट करने शुरू कर देने हैं, उन क्वेश्चंस को रुकना नहीं है। मैं उनके अंदर थोड़े से चेंजेस करूंगा अभी, थोड़े से, क्योंकि पिछली बार के क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, अब तो इसलिए रात को आएंगे, बट कहां पर आएंगे मैं आपको बता देता हूं। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आया करेगी। 2 इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप के नाम दे रहा हूं, एक को क्वेरी के लिए भी ओपन रख रहा हूं मैं, ताकि आप मुझसे क्वेरी पूछ सकें, और एक केवल इंफॉर्मेशन के लिए, जहां पर केवल आपको इंफॉर्मेशन मिला करेगी। क्वेरी ग्रुप का मतलब पहले ग्रुप का नाम है इंटर CA, कोई स्पेस नहीं है, लॉ, विदाउट स्पेस है, विदाउट स्पेस, इंटर CA लॉ। इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर आपको इंफॉर्मेशन ग्रुप मिलेगा, क्लासेस की और असाइनमेंट की, टॉप 100 की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे मिलेंगी। और एक है क्वेरी ग्रुप, क्वेरी क्वेरी ग्रुप का नाम है सुपर, S कैपिटल में है, फिर स्पेस है एक, बस, ये अंडरस्कोर नहीं है, केवल स्पेस है।
क्वेरीज, एक मिनट, मैं कहां गई, ये डिस्कशन ग्रुप बनेगा, ये हमारा डिस्कशन ग्रुप बनेगा जहां पर आप क्वेरीज अपनी रेज कर सकते हैं। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इस ग्रुप का डेकोरम मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वो क्या, कोई भी फीडबैक अबाउट द अदर टीचर्स आप यहां पर नहीं देंगे। ये कैसा टीचर है, वो कैसा टीचर है, ये किससे पढ़े, वो किससे पढ़े, ये चीज इस ग्रुप में नहीं चलेंगी। जो इस ग्रुप में ये वाले तार छेड़ेगा उसे आउट होना पड़ेगा, दूसरा इस ग्रुप से आउट करना पड़ेगा मुझे। कोई फालतू के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस यहां पर नहीं आएंगे, केवल क्वेरी चलेगी और वो भी लॉ से रिलेटेड। या फिर आपने कोई और सब्जेक्ट की भी क्वेरी रेज करनी है तो वहां कर सकते हो, बट किसी टीचर का फीडबैक, किसी टीचर के बारे में कोई कमेंट, कुछ नहीं आएगा यहां पर। चलिए ठीक है जी। आगे एक ना क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, मिस लीजा, वो कहते हैं मिस लीजा कौन है, एक एयर होस्टेस है, किसके साथ, ब्रिटिश एयरवेज के साथ में। शी फ्लाइज फॉर 12 डेज इन अ मंथ एंड देयर आफ्टर अ ब्रेक फॉर 18 डेज, उसके बाद 18 महीने का ब्रेक लेती हैं 12 दिन के बाद। तो पूरे साल में मैं कह सकता हूं कि 180 डेज से ज्यादा तो ब्रेक ही हो गया फिर एक तरीके का। During the break, she is accommodated of the base, which is normally the city where the airways are headquartered. However, for security consideration, she was based in Mumbai. Security के कारण ये मुंबई के अंदर रहती हैं। बट मुझे बताओ, मुंबई रहना इनकी चॉइस है या मजबूरी है? ये सुपर क्वेरी ग्रुप अभी खुल जाएगा, डोंट वरी, अभी थोड़ी देर में, अभी क्लास के बाद खोल दूंगा मैं। हाँ जी, मुंबई में रहना इनकी इच्छा है या मजबूरी है? मजबूरी है। लॉ कहता है कि अगर आप मजबूरी में भारत में रह रहे हो तो फिर हम आपके स्टे को स्टे कंसीडर्ड नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आप दिल से जब इंडिया में मोर देन 182 डेज रहे हैं तब हम कंसीडर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, आंसर समेत मिल जाएगा आपको, अभी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फॉरवर्ड करूंगा। फिलहाल मैं पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन पे वापस आ रहा हूं। ये जितने अनसॉल्व्ड आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे अनसॉल्व्ड भी वहां पे सॉल्व मिल जाएंगे अभी मैं जो शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे 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 वापस आते हैं, वापस आते हैं, वापस आते हैं। लो जी, आ गए आ गए आ गए, हम वापस आ गए। हाँ जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करो। सेक्शन बोलो मेरे साथ, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का सेक्शन, सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 ब्रैकेट में इसे कहते हैं क्लॉज, क्योंकि डेफिनेशन के साथ पहला ब्रैकेट जैसे ही आ जाए उसे क्लॉज पढ़ा जाता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज वी, सेक्शन 2 क्लॉज वी। हाँ जी, क्या कहता है? कहता है फिर सेक्शन 2 क्लॉज वी, फिर उसके बाद सब क्लॉज आई, सब क्लॉज आई, अ पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, करंट नहीं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्या? पैरा ए, पैरा बी। पैरा ए किसकी बात करता है? पैरा ए इंडिया से बाहर जाने वाले की या इंडिया में आने वाले की? आंसर इज जाने वाले की। तो अब आप क्या कहेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज वी, सब क्लॉज आई, पैरा नंबर ए, ठीक है। क्या हम सर इतना याद कर पाएंगे? मैं मानता हूं कि नहीं कर पाएंगे। आप केवल सेक्शन 2V तक याद कर लेना, फिर भी बात बन जाएगी। और जो पैरा तक आ सकते हैं, मैं कहता हूं उससे तो बेहतर कुछ होगा ही नहीं, अगर आप इस लेवल का याद कर पाए तो, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा, पैरा ए, जो कि इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ऊपर कहता है डज नॉट इंक्लूड, यानी कि आप इंक्लूड नहीं होंगे PRII की डेफिनेशन में अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हैं इन पर्पसेस से। स्पेशल पर्पस जिसे हम कहते हैं, पेपर में मत लिखना स्पेशल पर्पस, ये तो हम अपने इजीनेस के लिए क्रिएट कर रहे हैं वर्ड। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन or any other purpose as would indicate his intention to stay outside India for an uncertain period, ठीक है जी,
ये लोग पीआरआई में इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद बी, पैरा बी, सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज आई पैरा नंबर बी, ठीक है। उसमें क्या होगा, ऊपर वाले से शुरू करते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं होंगे वो लोग जो इंडिया में आ रहे हैं इन पर्पसेस के अलावा, वो इंक्लूड नहीं होंगे पीआरआई में। यानी कि अगर इन पर्पसेस के लिए आए तो आप पीआरआई हैं, आप पीआरआई हैं, और इन पर्पसेस के अलावा आए तो नहीं हैं। पहला, कौन कौन से ऐसे पर्पसेस जिनके लिए आए तो पीआरआई हैं, इनफैक्ट कदम रखते ही पीआरआई हैं? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, उसके बाद एनी अदर पर्पस दैट वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। ठीक हो गई इतनी बात। उसके बाद डेफिनेशन मेरी कहती है, इसमें आएगा एनी पर्सन, डबल आई। अब इस सेक्शन को पढ़ो, सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज डबल आई, सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज डबल आई, ठीक है। एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, सब कौन है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। फिर उसके बाद एनी ऑफिस और ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। यानी कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की कोई भी ब्रांच, ऑफिस वगैरह जो इंडिया में है, जो इंडिया में है, वो क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज वी सब क्लॉज ट्रिपल आई, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, उल्टा कर दो, थर्ड को पलट दो, पीआरआई। अब इनमें ना कंफ्यूज मत हो जाना क्लॉज के अंदर, बस ध्यान रखना। अगर आपको जरा सी भी 1% भी कंफ्यूजन है तो सेक्शन 2V पे रोक देना अपने आप को, कुछ नहीं से कुछ सही। बट यहां पर ट्रिपल आई और आईवी तक तब जाना जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये आपके लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिए होंगे। ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? लो जी, क्वेश्चन पढ़ो। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी फॉरवर्ड करूंगा ना, उसके अंदर दिया हुआ है। टॉय इज अ जापानीज कंपनी हैविंग द सेवरल बिजनेसेस यूनिट ऑल ओवर द वर्ल्ड। टॉय इज अ जापानीज कंपनी, ठीक है। इट हैज द रोबोटिक यूनिट विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई, ओके, और इसकी ब्रांच है सिंगापुर में, ठीक है। हेडक्वार्टर एट मुंबई कंट्रोल द ब्रांच ऑफ रोबोटिक यूनिट। सिंगापुर ब्रांच को हेडक्वार्टर इन मुंबई कंट्रोल करता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ रोबोटिक यूनिट इन मुंबई एंड ऑफ सिंगापुर ब्रांच? मुझे एक एक करके स्टेटस बताना। पहला, टॉय जो है एक जापानीज कंपनी है, पहले उसका स्टेटस बताना। टॉय ये कौन है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया? द आंसर इज पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। टॉय क्योंकि जापानीज कंपनी है, टॉय जापानीज कंपनी है भाई साहब, जापानीज कंपनी है। तो फिर सेक्शन 2 क्लॉज W, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। डोंट वरी, ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। आगे फिर उसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मुंबई का। बताओ जी, मुंबई का जो हेडक्वार्टर है, मुंबई का हेडक्वार्टर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का ऑफिस इन इंडिया, ऑफिस इन इंडिया, पीआरआई। कौन सा सेक्शन? 2V ट्रिपल आई, 2V ट्रिपल आई। क्लियर? अरे बोलो ना हाँ। फिर ब्रांच है सिंगापुर की, ब्रांच है सिंगापुर में, जो ओन्ड करता है जापान, कंट्रोल करता है इंडिया। ओन्ड करता है जापान, कंट्रोल करता है इंडिया। मगर हमारे पीआरआई की डेफिनेशन में वर्ड क्या है? चाहे ओन्ड चाहे कंट्रोल्ड, चाहे ओन्ड चाहे कंट्रोल्ड
बाय पीआरआई, दोनों में से कोई भी आ जाए तो यानी कि क्या मैं कह सकता हूं ब्रांच सिंगापुर की कंट्रोल्ड है बाय मुंबई। मुंबई कौन है? पीआरआई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 2VIV पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। समझ गए? अगर ये सेक्शन यहां क्लॉजेस तक लिख आए तो मैं कह रहा हूं आप वो टॉप 2% में आएंगे। केवल 2% ही ये लिखने की हिम्मत कर पाएंगे, आप उन 2% में कहलाएंगे। बट अगर नहीं पड़ रही हिम्मत यहां तक आने की तो 2V लिख देना, आप टॉप के 10% में फिर भी हो, क्योंकि 90% बच्चा सेक्शन नहीं लिख के आएगा। 90% आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहां थी आज की हमारी क्लास। अब हम कल आगे इस पोर्शन को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।